है, यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस कॉन्सेप्ट द होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो अगर आपको याद आ रहा है, काइंडली टेल मी सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? जी बेटा, ऐसा नहीं पड़ा हुआ। होलोजाइक न्यूट्रिशन होती है ताकि जो इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, लाइक इंजेक्शन जिसको कहते हैं, लाइक लिक्विड सॉलिड फूड पार्टिकल्स की, क्या इंजेक्शन के अलावा भी इसमें कुछ शामिल होता है? लाइक प्रोसेसिंग होती है लिक्विड्स और पार्टिकल्स की फूड के। ऑल स्टेप्स फॉलोड बाय न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जितने भी स्टेप्स फॉलो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन के दौरान, उसको आप होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला स्टेप आपने पढ़ा था रिगार्डिंग इंजेस्शन, के फूड जो है वो इनटेक कैसे किया जाता है। दूसरे नंबर पे आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया डाइजेशन, जिसमें आपने फिजिकल डाइजेशन तो पढ़ी ही पढ़ी, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने पढ़ी केमिकल डाइजेशन, के केमिकल जो है वो डाइजेस्ट कैसे होता है फूड। ठीक है, ये दो स्टेप आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन के पढ़ लिए। अब ये बात आपके जहन से नहीं निकलनी चाहिए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है। पहले दो स्टेप्स जो हैं वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा आखिर में? आखिर में आपने ये पढ़ा कि जो आपका फूड होता है वो इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डुodenum में एंजाइम्स आते हैं, और एंजाइम्स आकर डिफरेंट तरफ से एंजाइम्स आते हैं, लिवर से भी, पेंक्रियाज से भी, और इंटेस्टाइन से भी। लिवर से एंजाइम नहीं आते, लेकिन पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन के एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को ब्रेक करते हैं। और फूड को कितना ब्रेक करते हैं? उसके स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल तक। फॉर एग्जांपल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल से क्या मुराद है? मतलब कि पार्ट जैसे प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड्स हो गया और जी फैट्स बिल्कुल, का फैटी एसिड्स, इस तरह। बिल्कुल और बिल्कुल। प्लस तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल कंपोनेंट तक हम इसको ब्रेक करते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। और एब्जॉर्प्शन में सिर्फ कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? इंटेस्टाइन। लिहाजा अभी हम फिलहाल थोड़ी सी डिटेल जो है वो इसकी लेंगे। बट आपको अच्छे तरीके से पता है कि इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट होती है राइट आफ्टर द स्टमक। ठीक है, स्टमक जो है वो ऐसे आकर इंटेस्टाइन को इधर से भी स्टार्ट देता है और यहाँ से भी। उसके बाद जो है वो इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, एंड दिस इंटेस्टाइन इज कर्व्ड 3 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स इट इज कर्व्ड। और इसके दो कर्व्स होते हैं, सॉरी, इसकी जाहिर सी बात है इट इज जस्ट लाइक अ डक्ट, तो इसके अंदर जो है वो डक्ट की तरह से ही जो है वो बिल्कुल अपीयर होती है। बेटा, अगर आप इंटेस्टाइन को जो है वो मैग्नीफाई करें, अगर आप इंटेस्टाइन को ओपन करें, ये चीज़ जो मैं आपको बनाकर देने लगा हूँ इसको आप कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन या CS। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को उसके 90 डिग्री के एंगल पे कट करें, मतलब ऐसे कट करें उस चीज़ को। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है जब आप लंबाई के रुख उसको कट करते हैं। जब आप उसको उसके बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना के उसको कट करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। जब आप इसे क्रॉस सेक्शन कट करते हैं इंटेस्टाइन का, तो आपको ये पता लगता है कि इट इज़ नॉट स्मूथ फ्रॉम द इनसाइड। इट इज़ नॉट स्मूथ फ्रॉम द इनसाइड, बल्कि जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कई तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इंटेस्टाइन इज रादर स्मूथ फ्रॉम द आउटसाइड, बट टॉकिंग अबाउट इनसाइड अगर आप बात करेंगे तो अंदर से इंटेस्टाइन की सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है। इट इज नॉट स्मूथ। इस तरह की इंटेस्टाइन होती है, मतलब अगर अगर आप इसको कट करें, इसको कट करें और इसको काट के माइक्रोस्कोप, सॉरी। जो मैंने MCQs पढ़े थे उसके का करा था, तो उसमें वो एल्वेलाई का स्ट्रक्चर था, तो वो हमने अभी तक नहीं किया हुआ। एल्वियोनाइल नहीं बेटा, विलाय। मिलाया ऐसा कुछ था। हाँ जी, वो वही अभी वही आने लगे हैं। ठीक है, तो ये जो इंटेस्टाइन है
इट इज नॉट स्मूथ फ्रॉम द इनसाइड। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी डक्ट के अंदर के पोर्शन को जहां से वो फ्लूइड गुजरता है, जो उसमें से पास होना होता है, इस जगह से वो पासिंग फ्लूइड गुजरेगा ना, वो फ्लूइड या वो फूड आपका जो इसमें से गुजरेगा, उस पोर्शन को आप क्या कहते हैं? ल्यूमेन। यानी इस ल्यूमेन को अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है, देन जस्ट टेक अ वाटर पाइप। उस वाटर पाइप का अंदर का वो खाली एरिया जहां से पानी गुजरेगा, उस एरिया को आप ल्यूमेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन जो है, ये वाला जहां से फूड गुजरता है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। यानी अगर इसको मैं कहूं कि ये ल्यूमेन है, अंदर का पोर्शन जहां से फूड ने गुजरना है, तो ये ल्यूमेन होगा। क्लियर हो रही है बेटा बात? हाँ जी। ठीक है, ये ल्यूमेन है। अब जब ये फूड यहां से गुजरता है, तो सबसे पहली बात ये है बेटा कि आपको मैंने एक टर्म बताई थी कुछ अर्सा पहले, सरफेस एरिया। व्हाट वाज दिस? What was the meaning of this? What I told you? मतलब सरफेस एरिया का मीनिंग होता है कि जो अगर हम सरफेस एरिया ज्यादा कर देंगे तो फिर हम्म। ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ओके, आपकी बात ठीक है, लेकिन एरिया इसकी होता है जो जिससे ए, ए, एब्जॉर्प्शन बाहर जी जी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आप यूं कह लें कि इसको मोर पर्टिकुलरली आप कहते हैं एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज। किसी भी चीज को एक्सचेंज करना है, आपने उसको इनटेक करना है, आपने उसको क्विट करना है, एग्जिट करना है, किक आउट करना है, किसी भी चीज के एक्सचेंज के लिए जो एरिया अवेलेबल होगा, उसको आप कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि सरफेस एरिया ऑफ smooth intestine is not enough, is not enough for food digestion। आपने इतनी मेहनत से जो है वो खाना तो वो खाने को डाइजेस्ट किया। ठीक है, आपने इतनी मेहनत से खाने को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद अब आप उसको एब्जॉर्ब करने पे आ रहे हैं। डाइजेशन नहीं होगा, फूड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब आप जब उसको एब्जॉर्ब करने पर आ रहे हैं, आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार ये एब्जॉर्ब हो जाए, ये ज़ाया ना हो, एब्जॉर्ब हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसका मतलब है यू वुड हैव टू डू समथिंग। आपको सरफेस एरिया इतना ज़्यादा करना होगा, ऐसे ऐसे मुराद सरफेस एरिया है, आपको सरफेस एरिया इतना ज़्यादा करना होगा कि ये सरफेस एरिया इनफ हो जाए आने वाले फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। एब्जॉर्ब आपने किस में करना है? अब मैं आपको यहां पर एक सिंपल टर्म एक और बताने लगा हूं, क्लियर करके। बेटा आपका जो फॉर एग्जांपल ये आपकी इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये आपकी इंटेस्टाइन है और उसके साथ से काफी ज्यादा आपकी ब्लड कैपिलरीज गुजर रही हैं। ये ब्लड कैपिलरीज गुजर रही हैं। ठीक है, यहां पर आप कह लीजिए ब्लड कैपिलरीज। अब जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज में से गुजरते हुए ब्लड के अंदर आपने क्या करना है? अपना डाइजेस्टेड फूड आपने इसमें पहुंचाना है। जब एक दफा वो डाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी के ब्लड में पहुंच गया, तो इसका मतलब है वो फूड एब्जॉर्ब हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर मोर बायोलॉजिकली एब्जॉर्प्शन का मतलब बताता हूँ। एब्जॉर्प्शन का मतलब है मेकिंग द फूड, डाइजेशन की टर्म टर्म में बेटा, सिर्फ डाइजेशन की टर्म में, मेकिंग द फूड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, अपनी बॉडी का पार्ट बनाना फूड को, इसको आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये हो कि जब तक आपके ब्लड में फूड नहीं आएगा, वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बनना। ठीक है, लिहाजा आप एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आप ब्लड में लेकर आएंगे अपने फूड को। अब ब्लड में लाना है और दूसरा ये कि सरफेस एरिया भी ज्यादा करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू डू समथिंग। सबसे पहले तो आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको आप नाम देते हैं विलाय का। जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मूथ नहीं होती, रादर देयर आर सम प्रोजेक्शंस। कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं और उन प्रोजेक्शंस को आप कहते हैं विलाय। देयर आर सम प्रोजेक्शंस। ठीक है, उन प्रोजेक्शंस को आप विलस या विलाय कहते हैं। ठीक है। अब ये जो विलस या विलाय होते हैं, इनका भी थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अगर आपने क्रॉस सेक्शन निकाला और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है और आप माइक्रोस्कोप के नीचे इस क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं, इस वक्त आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप में आप अगर इस विलाय को या इस विलस को भी मजीद मैग्नीफाई करें, तो आपको पता लगता है कि ये विलस तो और डिटेल स्ट्रक्चर होता है। इस विलस के अंदर अगर आप सिर्फ एक सिंपल विलस को आप जो है वो मैग्नीफाई करेंगे, तो ये पूरा विलस बना हुआ होता है
उनसे सेल्स से। यानी आप अगर यूं कह लें कि ये डबल लेयर्ड होता है, और बेसिकली इसकी लेयर कौन बनाते हैं, इसकी लेयर सेल्स बनाते हैं। ये जितना मैं डबल लेयर बना रहा हूं ये सेल्स की लाइनिंग है, गौर कीजिएगा, ये सारे सेल्स हैं। अच्छा, आपके मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन होती है तो वो हाँ हाँ, मतलब कि ब्लड के अंदर जाता है फूड जो होता है। जी ये जी जी। ब्लड के अंदर तो सिर्फ वो नहीं होता, सिर्फ प्लाज्मा होता है, ऑक्सीजन नो नो होती नो, है। ब्लड में बहुत कुछ होता है बेटा, ब्लड के प्लाज्मा में बहुत कुछ होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल एंड सेल लाइक बॉडीज। ठीक है, सेल लाइक बॉडीज। लेकिन आपके सेल और सेल लाइक बॉडीज को आप कर दो इग्नोर, पीछे रह जाता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में बहुत कुछ होता है, जितना आपका एब्जॉर्ब फूड होता है वो सारा इस प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी ऑक्सीजन ग्लूकोज, किस में होता है? ऑक्सीजन प्लाज्मा में होता है, सेल्स में होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपके सेल्स में होती है, ऑक्सीजन जो आती है वो आपके रेड ब्लड सेल्स में होती है। ठीक है। ठीक है, अब आइए जनाब, आपका जो है वो, अब ये फूड, अब मैं आपको बता रहा था कि विलस का स्ट्रक्चर, ये एक विलस, इसको सिंगुलर, ये विलाय जो है ये प्लूरल है। ठीक है, ये प्लूरल है। इसको जब आपने सिंगुलर कहना है तो सिंगुलर जो है वो इसका विलस होता है, विलस। अच्छा, अब ये जो विलस है, ये गौर कीजिए कि ये सारे के सारे इसके अंदर सेल्स हैं। यानी इसको आप ये कह लीजिए कि दीज सेल्स मेक अप द होल विलस। ये अब यहां से लेकर और यहां नीचे तक जो है ये एक विलस है, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के इसके अंदर सेल्स हैं जो इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता हूँ बड़ी मजे की, कि दीज सेल्स एक्चुअली एब्जॉर्ब, इन्होंने एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, विलस का, विलस में एब्जॉर्प्शन सिर्फ तब कामयाब होती है जब ये सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आप विलस को खाली बना दें और इसके अंदर सेल्स ना हो तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है असल में एब्जॉर्प्शन किसने करनी होती है, इन विलाय के सेल्स ने एब्जॉर्प्शन करनी होती है। इस विलाय के जितने सेल्स हैं वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई सरफेस एरिया तो बहुत बढ़ गया। कैसे? एक तो विलाय हैं, ऊपर से हर विलाय के अंदर कोई 600 हजार, कोई 5,000 सेल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया तो बहुत बढ़ गया, लेकिन अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। बेटा अगर आप एक विलस बनाते हो, आपने एक विलस बनाया, और उस एक विलस को जब आप मजीद जो है यहां से अभी आपने इस विलस को मजीद मैग्नीफाई करना है, लिहाजा एक दफा और मैं डायग्राम अगर इसकी बना दूं तो बेहतर है, गौर कीजिएगा। यहां पर ये देखिए, ये एक विलस था, ये उसके विलस के सेल्स हैं, ये आपके विलस के सेल्स हो गए। ठीक है, अब इस एक विलस के इस एक सेल को भी आप मैग्नीफाई करेंगे। यानी आप यूं कह लीजिए कि अब आप किसकी बात करना शुरू हो गए, अब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। पहले आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे ये चीजें। ठीक है, एक आपने क्रॉस सेक्शन देखा था, क्रॉस सेक्शन देख लेने के बाद फिर आपने कहा कि चलो क्रॉस सेक्शन को मजीद एनालाइज करें। जब आपने मजीद एनालाइज किया तो आपको पता लगा कि इसके अंदर छोटे 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 कई सेल्स हैं। ठीक है, जब आपने इसको मजीद एनालाइज किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए, जब आपने इसको मजीद एनालाइज किया, तो अब आप क्या कर रहे हैं, इसके एक सेल को एनालाइज कर रहे हैं। पहले आपने क्या किया था, पहले आपने कई सेल्स को कई सेल्स देखे थे ना, कि इस एक विलस के अंदर कई सेल्स हैं। अब आप इनमें से कोई एक सेल उठा रहे हैं। जब आप एक सेल उठाते हैं तो आपको पता लगता है कि ये जो एक सेल है ये भी आम सेल नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे जो विलाय हैं ये भी प्रोजेक्शन थे, ये देखें, ये भी तो प्रोजेक्शंस है ना। इंटेस्टाइन के अंदर विलाय भी प्रोजेक्शंस है, बिल्कुल इसी तरह विलाय के अपने ऊपर मजीद प्रोजेक्शंस हैं। ये विलाय के सेल्स जो हैं उनके ऊपर मजीद प्रोजेक्शंस हैं, और इन प्रोजेक्शंस को आप क्या कहते हैं बेटा, बड़ा मजे का नाम है इनका। इन तमाम प्रोजेक्शंस को आप नाम देते हैं ब्रश बॉर्डर्स का। ये ब्रश बॉर्डर्स हैं, और इनको एक और नाम भी दिया जाता है,
ब्रश बॉर्डर के साथ साथ इनको नाम दिया जाता है माइक्रोविलाए। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले जो इंटेस्टाइन थी उसके अंदर मौजूद थे विलाए, जो जो कि कई सेल्स से बने हुए थे। आपने जब विलाय विलस के एक सेल को एनालाइज किया तो पता लगा कि विलस का जो एक सेल है उसके ऊपर भी प्रोजेक्शंस हैं जिनको आप ब्रश बॉर्डर्स या माइक्रोविलाय कहते हैं। इसका मतलब है सरफेस एरिया डबल हो गया। सरफेस एरिया डबल हो गया क्यों? पहले आपका ख्याल था एक पाइप है, पहले आपका ख्याल था ये जस्ट एक पाइप है। आपने जब इसको एनालाइज किया पता लगा जनाब ये सिर्फ पाइप नहीं है बल्कि इसके अंदर मजीद प्रोजेक्शंस हैं, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। फिर आपने क्या देखा जनाब, ये तो सिर्फ यही प्रोजेक्शंस नहीं है बल्कि इसके हर सेल के ऊपर इस तरह के ब्रश बॉर्डर्स हैं। ये डबल्ड भी नहीं बल्कि ये मैनी फोल्ड आप इसको कहेंगे कि इट इट हैज बीन इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपको फूड एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा एरिया मिल गया है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने क्या किया हुआ है, आपने जो है वो अ, एक जगह आप क्या करते हैं, आपके पास ये एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप से आप जो है वो पानी थ्रो कर रहे हैं, इस पाइप से आप पानी थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पानी है इसके मुकाबले में आपके पास एक छोटी सी बॉटल है, एक बॉटल है और वो अकेली है। वो बॉटल बना लें जो ये गोरमे वगैरह वाले नहीं देते, 20 लीटर की, 20 लीटर की एक बॉटल है, ठीक है। आप पानी थ्रो कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ ये एक ये होल है और जो पानी है वो इसके अंदर जाना चाहिए। पानी इधर भी गिर रहा है, इधर भी गिर रहा है, इधर भी आ रहा है, लेकिन इधर भी गिर रहा है, आगे भी जा रहा है, ठीक है, इधर से नीचे भी आ रहा है, सारा पानी सारा गिर रहा है नीचे, ठीक हो गया, और अंदर भी जा रहा है। लेकिन अब इसी सिचुएशन को आप एक और अंदाज में देखिए। आपके पास एक पाइप है, ठीक है, जिसमें से बहुत तेज पानी आ रहा है और आपके पास जो है वो आप कहते हैं जी आपके पास 10-10 लीटर की या चलें 20-20 लीटर की कई बोतलें हैं। आप यूं कह लीजिए आपके पास 20 लीटर की 5 बोतलें हैं। आपके पास इस तरह से लाइन में पड़ी हुई है बॉटल्स, ऐसे। फिर इसके पीछे एक और बॉटल पड़ी हुई है, फिर यहाँ पर एक बॉटल और पड़ी हुई है, पीछे एक और बॉटल पड़ी हुई है, इस जगह पर और हैं, कई बॉटल्स पड़ी हुई हैं, 5 के बजाय ज्यादा कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब जो आपका पानी आ रहा है वो सारा आपके अंदाजे के मुताबिक इन्हीं बॉटल्स में जा रहा है। ये वो चीज है, आपने क्या किया है, यू हैव इंक्रीज द सरफेस एरिया। आपने बेसिकली बॉटल का वॉल्यूम ज्यादा किया हो या ना किया हो, आपने होल्स इंक्रीज कर दिए। आपने जो वाटर जाने का जो जरिया है, जो वाटर को रिसीव करने का जरिया है, आपने वो इंक्रीज कर दिया है, आपने होल्स इंक्रीज कर दिए हैं। और अब जो पानी है वो आपकी बॉटल्स के अंदर जा रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ठीक है। आप एक बॉटल रखेंगे, चाहे वो 100 लीटर की हो, 200 लीटर की हो, वो कई गैलन की हो, वो 1000 लीटर की बॉटल हो, वो जितनी मर्जी बड़ी बॉटल हो, लेकिन अगर आपके पास उस बॉटल में ले जाने के लिए एक ही ओपनिंग है तो इसका मतलब है पानी ज़ाया होगा, इल्ला ये कि आप बिल्कुल टारगेटेड पोजीशन रखें। अगर आपके पास रैंडमली पानी आ रहा है और आप कहते हैं कि पानी बहता हुआ इनके अंदर जाए, ज़ाया ना हो, तो फिर होल्स बढ़ा दें। ऐसी सूरत में आपके पास जो है पानी, ये है सरफेस एरिया की मिसाल कि जितना ज़्यादा एरिया अवेलेबल होगा एक्सचेंज के लिए, उतना ही ज़्यादा जो है वो आप अच्छे तरीके से फूड या किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये बात हमारी ख़त्म हो जाती है कि भाई जो आपका सरफेस एरिया वो इंक्रीज होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये आपका जो है वो इस वक्त ये इंटेस्टाइन है, एक ये दिस इज द इंटेस्टाइन। इस इंटेस्टाइन के अंदर ये सारे विलाए हैं, ठीक है, ये फोल्ड्स हैं। अच्छा, इन फोल्ड्स के ऊपर जो है ये विलाए हैं और इन विलाय के ऊपर जो है ये देखिए ये माइक्रो विलाय मौजूद, ठीक है। अब ये छोटे छोटे जिनको आप ब्रश बॉर्डर्स भी कहते हैं, ठीक है, ये माइक्रो विलाय जो है ये मौजूद है। सो अब यहाँ एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, जरा एक दफा अब एक डायग्राम अब हम डिटेल्ड बनाएंगे, ठीक है। अब हम एक बड़ी सारी डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें मुश्किल ना हो। बेटा अब इस वक्त आप जो डायग्राम बना रहे हो ना, ये डायग्राम आपको
ज़रा ओपन करके बनानी होगी ताकि हमारे पास लेबलिंग की भी ऑप्शन आ जाए। और इस तरह से ये इसकी इसकी भी डबल लेयर बनानी पड़ेगी क्योंकि जाहिर है सेल्स हैं, लिहाजा इसकी भी आपको डबल लेयर बनानी होगी। ये वो तमाम सेल्स हैं जो कि इसको अंदर से कवर कर रहे हैं। ये अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ से आ रही है बेटा आपके पास कैपिलरीज। ये कैपिलरी आ रही है, ये वो ब्लड कैपिलरी है जो कि अब आपके जिसने आपका ब्लड जो है वो यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। और इस ब्लड कैपिलरी में इस तरह के कई डक्ट्स, अंदर भी मजीद डक्ट्स हैं, डिविजन्स हैं। अब मैं यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज करने लगा। आपने मुझे ये बताना है कि इसका कलर मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ। तो फूड अंदर जाएगा तो और जो कोई कलर चेंज का मतलब ये है कि क्या नाम है, फूड अंदर जा चुका है। कलर चेंज के एक्चुअली मतलब ये है कि जहां तक रेड था वहां तक ब्लड ऑक्सीजनेटेड था, और जहां से आगे ब्लड का कलर चेंज हुआ है वहां पर फूड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, ठीक है। समझ आई? अच्छा, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो सकता है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड से मतलब देखो ना, देखो होता ये है कि आपका रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये आपका रेड ब्लड सेल है एक। आपका जो रेड ब्लड सेल होगा उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है। हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ने अपने साथ जोड़ी होती है ऑक्सीजन। जब एक दफा आपका रेड ब्लड सेल टिश्यू से गुजर जाता है ना, तो टिश्यू इसको क्या दे देता है, टिश्यू इसको दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। जब जब आपका ब्लड सेल टिश्यू से निकलता है तो उसके पास बजाय ऑक्सीजन के क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ब्लड का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड का कलर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने यहाँ तक रेड बनाया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने इसको ब्लू कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब यहाँ से ब्लड निकलेगा तो वो असल में ऑक्सीजन भी दे रहा है ना, ब्लड तो असल में ऑक्सीजन देने आया था, तो ब्लड ऑक्सीजन भी दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पिक कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल प्रोड्यूस करता है, क्यों? एक फिनोमिना होता है रेस्पिरेशन, बस मैं अभी इतना ही बताऊंगा आपको, इसकी डिटेल में नहीं जाना हमने। एक फिनोमिना होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीथल है ब्रेन के लिए, लिहाजा इसका मतलब है इसको बॉडी से निकालना लाजमी है। तो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड उसको ऑक्सीजन देने आता है, और उसके बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की होती है ब्लड वो रिसीव करने आता है ताकि उसको लंग्स तक पहुंचा के उसको रिमूव किया जाए। अब ये CO2 कहाँ पहुंचा दी जाएगी, लंग्स तक पहुंचा दी जाएगी। क्लियर हुआ? तो जब ब्लड के पास ऑक्सीजन होगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो कार्बोनेटेड ब्लड नहीं होगा बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक हो गया? हाँ जी, ठीक है। ओके। सो अब यहां से आया आपका ब्लड। ये ब्लड ठीक क्या है। क्या कुछ अब, जी बोलिए, आप बोलिए बोलिए। नहीं, मतलब कि फिर वो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन मिलती है सिर्फ? लंग्स में आपका जो है ना, आपके लंग्स क्या करते हैं, आपके लंग्स ब्लड को ऑक्सीजन दे देते हैं, और आप जब सांस बाहर को निकालते हैं तो आप असल में CO2 कहाँ भेज रहे होते हैं, एयर में, बाहर की हवा में आप CO2 भेज रहे होते हैं। ऑक्सीजन ले लेते हैं आप बाहर की हवा से ही, एक्चुअली आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हवा को दे देते हैं। क्लियर? ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, अब आगे आइए। अब आपके पास अगली चीज़ आ जाती है जी, यहाँ से क्या क्या कुछ एब्जॉर्ब होता है। ले जी, यहाँ पर कई तरह की जो है वो होती है, डिफ्यूजन भी होती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज की डिफ्यूजन होती है, अमाइनो एसिड्स की डिफ्यूजन होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है?
मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी को यूज करते हुए अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जी, ग्रेडियंट। शाबाश शाबाश। आपने कॉन्सेप्ट क्लीन कर दिया। इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर होगी। कभी कभी ग्लूकोज की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पेश आ जाती है, सम टाइम अमाइनो एसिड की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पेश आ जाती है। ख़ास तौर पर जो आपके मिनरल आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, इनकी जो है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पेश आ जाती है। ठीक है, तो ये इनकी जो है वो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाती है। बट अब आइए अगली बात के ऊपर जो यहाँ पर लिखी हुई है। वो कहता है कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स डिफ्यूज इनटू एपिथेलियम। अब ये एपिथेलियम क्या है बेटा? ये जो लेयर है, इस पूरी लेयर को आप एपिथेलियम कहते हैं। जो विलाय की लेयर है ना, जो बाहर के सेल्स की लेयर है, ये जो बाहर की पूरी लेयर है ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई है, इसको आप एपिथेलियम कहते हैं। इस पूरी लेयर का नाम एपिथेलियम है। ठीक है, इस लेयर के जो सेल्स होते हैं उनको आप सबको मिला के एपिथेलियम कहते हैं। तो अब होता क्या है, और कीजिएगा इस बात के ऊपर। ये आपके पास दो एपिथेलियल सेल्स में बना रहा हूं। ये दो एपिथेलियल सेल्स है, ये मैं बना रहा हूं, एक ये और एक ये। इनके दरमियान में सम टाइम जगह होती है। तो जो आपका ग्लिसरॉल और फैट्स है ना, एक ग्लिसरॉल और एक फैट्स, ये दोनों इसके दरमियान में से डिफ्यूज कर जाते हैं। मतलब इनकी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। गौर कीजिए, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स diffuse into epithelium. Here they combine to form minute fat globules which enter the lacteals. अब ये lacteals क्या हैं और fat globules क्या हैं? आपने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को क्या किया था? आपने ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, इनको आपने तोड़ दिया था। इनके दरमियान में बॉन्ड था, याद होगा आपको। आपने बाइल सॉल्ट्स के जरिए इनको तोड़ा था। जब आप बाइल सॉल्ट्स लाए थे, बाइल सॉल्ट्स प्लस लाइपेज, ये जब आप लाए थे तो आपने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान का बॉन्ड तोड़ करके इन दोनों को अलहदा कर दिया था, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक हो, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड अभी तो अलहदा हैं, लेकिन जैसे ही ये डिफ्यूज होकर अंदर जाएंगे ना, ये दोनों दोबारा मिल जाएंगे। ये दोनों दोबारा मिल जाएंगे। ग्लिसरॉल बॉन्ड बना लेगा फैटी एसिड के साथ, दोबारा से बॉन्ड बना लेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये एक दफा एपिथेलियम में से पास हो गया और ये दोबारा से बन जाएगा ना, ये क्या बन गया अब इस वक्त? ये अब एक फैट बन गया है। क्यों? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अलहदा अलहदा थे, इनका दोबारा से बॉन्ड बन गया। दोबारा बॉन्ड बन गया तो ये अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड नहीं रहे, बल्कि अब ये क्या है? अब ये फैट के नाम से जाने जाएंगे। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो क्या है कि फैट जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल है, और इसका प्रॉब्लम यह है कि इट कैन नॉट एंटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर नहीं हो सकता। क्यों? जब तक तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अलहदा थे, ये जा सकते थे कैपिलरीज के अंदर, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे हो गए, जब ये दोबारा से इधर आके इकट्ठे हो गए, अब ये लार्ज कंपाउंड है, ये कैपिलरीज में नहीं जा सकता। अब इसको कैसे अब्सॉर्ब करें? बेटा यहां तक आपको समझ आ रही है? हाँ जी, आगे एक सवाल है कि जो आपने कहा है कि उसके बीच में से गुजराते हैं ग्लिसरॉल फैटी एसिड, तो हम्म, खाली यही गुजरते हैं या फिर कोई और भी गुजर सकते हैं? मतलब कि जैसे अमाइनो एसिड्स भी बीच में से गुजर वो भी सकते गुजर हैं नहीं? सकते हैं, डिफ्यूजन। जी जी, डिफ्यूजन हो सकती है उनकी भी, उनकी भी डिफ्यूजन हो सकती है, लेकिन सम टाइम आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवानी पड़ती है। अगर अंदर पहले ही ज्यादा हो ना, फिर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवानी पड़ती है। अच्छा जी, अब यहां पर इसका मतलब है आपको एक इंतजाम और करना पड़ेगा। अगर आपने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अलहदा किया और अंदर आके वो दोबारा कंबाइन हो गए ना, तो अब ये ब्लड कैपिलरी में नहीं जाएंगे। लिहाजा अब आप इनके लिए एक और इंतजाम करेंगे, और वो क्या होगा बेटा? ये एक डक्ट होती है जिसको आप कहते हैं लैक्टियल। इस लैक्टियल के पोर्स क्या होते हैं? वाइड होते हैं, वाइड पोर्स होते हैं इसके, बड़े बड़े पोर्स होते हैं। अब क्या होता है, जब एक दफा ये एपिथेलियम में से पास कर जाता है, बाहर की लेयर को पास कर जाता है, तो ये कैपिलरीज को क्रॉस करके सीधा लैक्टियल तक आते हैं और लैक्टियल में आके अब्जॉर्ब हो जाते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो लैक्टियल है ये इनको कैरी करेगा, ना कि फैट के मॉलिक्यूल्स को ब्लड कैपिलरीज कैरी नहीं करेंगी, बल्कि लैक्टियल्स कैरी करेंगे। ये लैक्टियल्स इनको कैरी करेंगे और ये ले जाएंगे कहां पर, बॉडी के अंदर ब्लड तक ले जाएंगे। ये लैक्टियल जो है ये स्पेशल डक्ट्स होती हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत स्पेशल डक्ट्स होती हैं, इनके बारे में हम इंशाल्लाह इसी बुक में आगे जाकर पढ़ेंगे। ये बड़ी स्पेशल डक्ट्स होती हैं जो कि इस मकसद के लिए भी बनाई जाती हैं, और भी इनके जो है वो पर्पसेस होते हैं, लेकिन इस मकसद के लिए भी बनाई जाती हैं। जी बेटा, एब्जॉर्प्शन क्लियर हुई? हाँ जी, हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आपने कहा कि जी ये सारा कुछ ये अच्छा, इसमें अब आप देखेंगे कि जी लैक्टियल जो है, फैट्स लैक्टियल में चले गए, बाकी सारा कुछ आपका चला गया ब्लड में, ठीक है। अब ये यहाँ से किधर, अब किधर चले हो भाई, अब किधर जा रहे हो? तो बेटा अब क्या होगा, होता कुछ यूं है, मैं इसी डायग्राम को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इसी वाली को। होता कुछ यूं है कि जब ये इंटेस्टाइन से निकलती है ना, तो इंटेस्टाइन से निकलने के टाइम पे आप इस ब्लड कैपिलरी को नाम दे रहे होते हैं एंटेरिक वेन। एंटेरिक वेन वो होती है जो कि इंटेस्टाइन से ब्लड लेकर आ रही है, फ्रॉम इंटेस्टाइन, क्योंकि आपने अब एब्जॉर्ब कर लिया ना, एब्जॉर्ब कर लिया तो अब उसको बॉडी में पहुंचाना है। तो अब जब एब्जॉर्ब कर लिया तो अब इंटेस्टाइन से निकल आएंगे ये। जब इंटेस्टाइन से निकलेंगे तो उसके बाद बहुत सी वेसल्स होती हैं जो आपस में मिलती हैं, जैसे यहाँ से और वेसल्स भी आ रही होती हैं, ये भी इसके साथ मिलती हैं, ओहो, और भी वेसल्स आती हैं, ठीक है, ये भी इसके साथ मिल जाती हैं, बड़ी सारी बन जाती है। फिर एक और वेसल यहाँ से आएगी, ये भी इसके साथ मिल जाएगी, और ये सब एक दफा इकट्ठे होकर कहाँ जाते हैं, लिवर में। काफी ज्यादा वेसल आती हैं, वेन्स, ये भी, ये जो आ रही हैं ये भी वेन्स हैं, इसलिए मैंने ये ब्लू बनाई है, और ये भी वेन है, एंटेरिक वेन। यहां से सब कुछ आता है और लिवर की तरफ चला जाता है। ये जो बड़ी वेसल होती है जो बाकी सब से पकड़ती है, इंटेस्टाइन से भी और बाकी आने वाली वेन से भी पकड़ती है, इसको, ये इस बड़ी वेसल को आप कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। इसको आप हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ये कहाँ कहाँ से चीजें जो है वो कहाँ कहाँ से ये ब्लड पकड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल किडनी, ये लेग्स से पकड़ती है। एंटेरिक वेन और हेपेटिक पोर्टल वेन कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये किस दोनों किस एक में? ही हैं? एंटेरिक वेन और ये हाइपोटिक। एंटेरिक वेन वो है जो इंटेस्टाइन से निकली है, ये आगे जाके बड़ी हो जाएगी। जब ये बाकियों से मिलेगी तो इसको हिपैटिक पोर्टल वेन कहेंगे, ठीक है। जब तक ये इनसे मिली नहीं है तब तक ये एंटेरिक वेन है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन होती है ये कहाँ कहाँ से ब्लड लेती है, किडनी से, लेग्स से, इंटेस्टाइन से, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके जो है वो स्टमक से भी ले सकती है। यहां से जितना ब्लड होता है ना, वो सारा का सारा किधर आता है, हिपैटिक पोर्टल वेन में आता है, और इस ब्लड को चेक किया जाता है, किसी भी पॉइजन के लिए, किसी भी बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए इसको चेक किया जाता है। तो इसका मतलब है सब कुछ किस में से गुजरेगा, बेसिकली ये सब कुछ लिवर में से गुजरना है। अब ये सारा ब्लड जो है ये डिफरेंट जगहों से इकट्ठा होकर लिवर में जाता है, ठीक है। अब लिवर जो है वो दो तीन काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर जो है वो ग्लूकोज स्टोरेज का काम भी करता है। बेटा जब हमने ग्लूकोज को स्टोर करना होता है तो हम अपनी बॉडी में कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, ग्लूकोज को जमा करके। ग्लाइकोजन में करना होता है। जी शाबाश, शाबाश शाबाश शाबाश, यही काम करता है लिवर। लिवर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिवर, देता है ग्लाइकोजन। तो कुछ जो लिवर इस वजह से खराब होता है ना, मतलब कुछ लोगों का, कि मतलब कि जो अल्कोहल पीते हैं और इस तरह जो उनका उनका लिवर खराब हो जाता है। जी अच्छा, इसमें एक तो बातें आपके नॉलेज के लिए मैं और बताता हूँ, आप लोगों को बता सकते हैं ये बातें। आप जो भी फूड एडिटिव खाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रंग, हम वो आपने देखा होगा, बर्फ का गोला बना के खाते हैं और भी डिफरेंट तरह की चीज़ें खाते हैं जिनमें रंग होते हैं, ठीक है। ये जो रंग होते हैं ना,
ये हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन ये फौरन ख़राब नहीं करते, बल्कि बहुत 10-15 साल आपने मुस्तकिल इस तरह की चीज़ें खाई हो ना, तब जाके ऐसा होता है। फिर इसी तरीके से आपके जो है वो ये वाले जो बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले खाने जो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो होती हैं, ये अगर अव्वल तो एब्जॉर्ब ही नहीं होती, इसलिए ये असल में बेड़ा गर्क स्टमक का करती हैं, लिवर का नहीं करती। लेकिन अगर ये एब्जॉर्ब हो जाएं तो फिर भी ये लिवर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते बेटा, वो है आपके ये जो चाय नहीं होती, चाय और पाउडर वाली चाय, वो जो पाउडर वाली चाय होती है ना, ये बड़ी डेंजरस होती है। ये भी लिवर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। लिवर में ये सारे डिपॉजिट हो जाते हैं फैट्स, क्योंकि जो ये जो फैट्स होते हैं ना, इनका जो होता है ना सारा काम, वो लिवर के पास ही होता है। तो लैक्टियल ने घूम घुमा के सारी फैट्स लानी लिवर तक होती हैं, ठीक है। फिर इसी इसका मतलब है कि आपका जो ग्लूकोज स्टोरेज हो गया या लिवर में, सॉरी मैंने लिवर नहीं लिखना था, फैट मेटाबॉलिज्म जो है ये भी लिवर में होता है, ठीक है। तो ये सारी इसमें आकर स्टोर हो जाती हैं। अल्कोहल तो खैर बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेंजरस है इस लिहाज से। फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, वो भी आपका सारा लिवर में होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की थोड़ी सी डिटेल हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और बाकी डिटेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, जब खास तौर पे आपका जो है वो किडनी वाला चैप्टर आएगा। तो ग्लूकोज स्टोरेज वगैरह ये सारा कुछ लिवर में होता है। हाँ, उसके बाद एक मसला होता है कि देयर इज अ रेंज ऑफ स्टोरेज, तो ये खास हद तक स्टोर होगा। उसके अलावा ये जो ग्लूकोज है ये उसके अलावा कहाँ जाएगा, उसके अलावा वो ग्लूकोज जो है वो फिर आपके ब्लड के जरिए वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक चला जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। लिवर को ये काम करने में एक चीज और भी हेल्प करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में एक चीज और भी हेल्प करती है, और वो है इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को बंद करा देती है। मतलब आप यूं कह लें कि आपके पास ग्लूकोज थी, आपने उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब है ब्लड की ग्लूकोज कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो चुकी होगी। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी तो ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। ये काम इंसुलिन कराती है। लेकिन इससे उलट काम, यानी जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये कौन करवाता है कि ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में ब्रेक करे ताकि आप उसे एनर्जी बना सकें। ये बनाता है एक ऑपोजिट हार्मोन जिसको आप कहते हैं ग्लूकागॉन। यानी रिवर्स प्रोसेस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन करवा रहा है, इंसुलिन। और जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन करवा रहा है, ग्लूकागॉन, ठीक है। ये है लिवर में ये कुछ होता है, ठीक है। यहाँ इन्होंने बकायदा बनाया हुआ है, ये देखिए। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन में आकर लिवर तक लेकर आती हैं, और उसके बाद जो है वो लिवर से जो ब्लड गुजर रहा होता है वो बाकी चीजों को ले जाता है। एक और बात, प्रोटीन जो है वो दो काम करती है, या तो प्रोटीन यूज होनी है, या प्रोटीन जो है वो उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। प्रोटीन स्टोर नहीं हो सकती, प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड। या उसको ब्रेक कर दिया जाएगा और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूरिन, या उसको जो है वो यूज कर लिया जाएगा। तो ये काम भी लिवर में ही होता है। जी बेटा, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है, लिवर के ऊपर फैट्स भी होते हैं, तो फैट्स मेरे हाँ। ख्याल में मैंने एक रिपोर्ट में, मेरी एक रिपोर्ट थी उसमें था कि लिवर के ऊपर वो फैट्स होते हैं, तो हम्म। उस वो कैसे होते हैं, मतलब कि बेटा हर ऑर्गन के ऊपर फैट्स होना लाजमी है, ठीक है। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं जिसमें फैट्स नहीं है। आपका हार्ट है, उसके ऊपर फैट्स लाजमी है। अगर आपके हार्ट के ऊपर से फैट्स खत्म हो गए हैं बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट जो है वो एनर्जी हासिल करने में उसको मुश्किल हो सकती है। तो हार्ट के फैट्स लाजमी है। आपका नर्वस सिस्टम 50% फैट्स से बना हुआ होता है। तो लिवर के ऊपर भी जो फैट्स होते हैं वो बेसिकली वो फैट्स आपके लिवर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो फैट्स एक हद तक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा लिवर ही फैट से कवर हुआ हुआ है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब एक और बात है, छोटी सी रह गई। जी, और कोई सवाल पूछ रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा था ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और रह गई, वो हम इंशाल्लाह अब यहाँ पर करेंगे। देखिए, फर्ज करें कि आपके पास जो है ये लिवर है, और लिवर जो है उसके अंदर, लिवर लिवर में आपके पास यहाँ पर स्टोर्ड है
ग्लाइकोजन। अब लिवर में दो काम हो सकते हैं, इसके ऊपर दो चीजें एक्ट कर सकती हैं, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। दोनों चीजें आती कहां से हैं? ये दो चीजें कहना ठीक नहीं है, ये बेसिकली दोनों हॉर्मोन्स हैं। हमारे ब्लड में केमिकल्स होते हैं जो हमसे एक्चुअली वर्किंग केमिकल्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी से डिफरेंट काम लेते हैं, उनको आप वर्किंग केमिकल्स या हॉर्मोन्स कहते हैं। ये हॉर्मोन्स आते कहाँ से हैं? ये हार्मोन बेटा आते हैं, आपका एक बड़ा पर्टिकुलर किस्म का ऑर्गन है और उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले, एंड दैट ऑर्गन इज नोन एज पेंक्रियाज, द शेप ऑफ अ लीफ। पेंक्रियाज जो है वो दो तरह के काम करता है। एक तो ये रिलीज करता है पेंक्रियाटिक जूस, ये आप पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो ये पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, दूसरा ये हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से? ये इंसुलिन भी रिलीज करता है और ये ग्लूकागॉन भी रिलीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जो है वो भूख लगी है और आपके ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकागॉन जाएगा और इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। अगर आपको भूख लगी है, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज कम हो रही है, तो ग्लूकागॉन जाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर आपके ब्लड में इनफ ग्लूकोज है और आपको भूख नहीं लगी हुई बल्कि ग्लूकोज ज्यादा हो रही है, ग्लूकोज कितनी होनी चाहिए? 80 mg टू 100 mg, सॉरी 120, 80 mg टू 120 mg, ठीक है। अगर तो आपके ब्लड में जो है वो 105 mg है, इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ेगा और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक किससे है? हंगर से। ग्लूकोज तो नहीं आपने होगी। 105 का है, लेकिन जो आपने रेंज लिखी है उसमें तो सिर्फ 80 से लेके 120 तक है। तो हाँ तो 10, फर्स्ट, तो फिर क्यों हाँ होगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। आपकी ऑप्टिमम रेंज 100 है। आपकी बॉडी कोशिश ये करती है कि 100 mg पे रहे, इससे कम ज्यादा ना हो, ठीक है। ये जो रेंज है ये टॉलरेबल रेंज है, इस पे आपकी बॉडी को खतरा कोई नहीं होता। लेकिन जो रिकमेंडेड है, जो आइडियल है, जो आपकी बॉडी में ऑप्टिमम है, वो 100 है। तो फर्ज कर ले 105 हो जाती है, तो आपकी इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। और उसी टाइम पे 5, इंसुलिन, सॉरी, मैं कह था मतलब वो 5 mg इसको ग्लाइकोजन में कर देगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी वो जो 5 mg होगी उसको फॉर पे स्टोर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी ग्लूकोज ज्यादा है और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, साथ ही आपकी इंसुलिन आपकी भूख खत्म करवा देती है कि भाई नहीं चाहिए बस अब, और ना खाओ, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज कम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्लूकोज हो जाती है 85 mg, 85 mg हो गई। अब ये ग्लूकागॉन जो है ये ब्रेन के साथ मिलकर आपको भूख लगवाएगा, ये अब आपको भूख लगवाएगा, ठीक है। और साथ ही आपकी बॉडी को कि यार चलो एनर्जी अभी फिलहाल तो यूज करें ना, ये क्या करेगा? ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करवा के ग्लूकोज और उससे एनर्जी बनवाएगा कि चलो यार एनर्जी तो आए ना। क्योंकि बेसिकली ये जो एनर्जी है ना, ये जो ग्लूकोज वाली एनर्जी है, बेसिकली ये ब्रेन के लिए चाहिए। बाकी ऑर्गन के पास कुछ ना कुछ ग्लूकोज होती है, वो थोड़ी बहुत देर काम चला सकते हैं, लेकिन ब्रेन बगैर ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज के काम नहीं चला सकता। लिहाजा वो पहले तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज का इंतजाम करता है, फिर कहता है कि भाई भूख लग रही है, खाना खाओ। तो ये दोनों बड़े ही डीपली इन्वॉल्व है हमारी बॉडी के अंदर। जी बेटा, कोई क्लियर हुआ है? हाँ जी, क्लियर हो गया सब। अच्छा, अब यहाँ जो है ना, इसमें हमने यहाँ से आगे कल पढ़ना होगा, प्रोडक्शन ऑफ बाइल से आगे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ये आप देख लीजिएगा। इन सब में यही बातें हैं, लेकिन गौर से पढ़िएगा, और अगर आपको कंफ्यूजन आती है तो पूछ लीजिएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने स्पीडीली पढ़ाया है, खास तौर पे ये वाला फंक्शन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन वाला। अगर से ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जो है वो इसको देख लीजिएगा कि अगर आपको मुश्किल आती है तो, ठीक है।
और उम्मीद है कि आप जो MCQ जिसमें आपको मुश्किल आ रही थी वो भी आप कर सकेंगे। हाँ